हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वारंट केस ट्रायल, और ये ट्रायल सीरीज का कंटिन्यूएशन है। सेशंस ट्रायल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ और आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वारंट केस ट्रायल। वारंट केस मतलब जो सारे ऑफेंसेस का पनिशमेंट 2 साल से ऊपर है, वो सारे जो केसेस है उसको ट्रायल कैसे किया जाएगा, कैसे एक मैजिस्ट्रेट उस केस के साथ आगे प्रोसीड करते हैं, उसको ही मैं आज ये वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चैप्टर 19 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब सीआरपीसी ये डील करता है वारंट केस ट्रायल को लेकर के। और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देती हूँ दैट कुछ ही दिन पहले मेरे को एक कमेंट मिला था, हिंदी मीडियम से जो सारे स्टूडेंट्स अपना लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊं। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक चीज ही मेंशन करना चाहूंगी दैट आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायल प्रोसीजर ये जो सीआरपीसी में मेंशन किया गया है या फिर एक केस का प्रोसीडिंग सीपीसी में मेंशन किया गया है, मतलब सिविल प्रोसीजर में, ये आप सभी लोगों को जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए या फिर इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये सब प्रोसीजर अलग तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये सारे जो वीडियोस बना रही हूँ ये आप सभी लोगों के लिए है। प्लीज बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोसीजर को समझे एंड आप जब ग्राउंड में उतरोगे, जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे, तब आपका दिमाग में एक क्लियर मतलब पिक्चर रहेगा कैसे वारंट केसेस का ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। तो इसीलिए ये सारे प्रोसीजर्स बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। ओके, सो चैप्टर 19 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वारंट केसेस का ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा इसके बारे में डील करता है। तो सबसे पहले ओपनिंग सेक्शन क्या है एंड क्लोजिंग सेक्शन क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। तो चैप्टर 19 का ओपनिंग सेक्शन है 238 एंड क्लोजिंग सेक्शन है 250। मतलब 238 से लेकर के 250 तक ये पूरा मतलब चैप्टर कंटिन्यू होता है। टोटल 13 सेक्शन है, ये आपको याद एट एनी कॉस्ट रखना ही रखना पड़ता है, क्योंकि इसी से ही एक केस, क्रिमिनल केस गुजरता है। मतलब एक क्रिमिनल केस कौन सा गली से गुजरेगा, यही एक रूट मैप है ये चैप्टर 19। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर को समझने के लिए आपको इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। और क्यों तोड़ना पड़ेगा? बेटर क्लैरिटी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसका मतलब जब एफआईआर हुआ, पुलिस स्पॉट में गया और जा करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया और करके कोर्ट में जा करके एक रिपोर्ट सबमिट किया। ठीक है, जब पुलिस ऑफिसर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में जा करके रिपोर्ट फाइल करता है, तब पुलिस रिपोर्ट फाइल होने पर मैजिस्ट्रेट जो सारा प्रोसीजर फॉलो करके एक केस को लेके चलेंगे उसको ही बोला जाता है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, और अभी दूसरा पार्ट बताता है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इस टर्म को हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब जो सारे केसेस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इंस्टीट्यूट नहीं होता है, तब मैजिस्ट्रेट जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसको ही बताया जाता है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो सारे कंप्लेंट केसेस हम लोग मैजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं ना, उसको ही बोला जाता है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसका जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 15 में बताया गया है, जो 200 से शुरू होता है। ठीक है, इसका भी एक अलग प्रोसीजर है। मतलब जब कंप्लेंट केस मैजिस्ट्रेट के सामने आएंगे तब चैप्टर 15 में जो बताया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल मतलब एंड ऑफ ट्रायल। ओके, जब एफआईआर होता है, पुलिस स्पॉट में आता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद रिपोर्ट फाइल करने पर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जैसे ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, वो प्रोसीजर मैं ये वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करेंगे, मतलब अभी आप इमेजिन करो ऐसा एक सिचुएशन जहां पे पुलिस ऑफिसर कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 238 ऑफ सीआरपीसी ये अप्लाई होगा। 238 बताता है दैट ये सेक्शन को 207 मतलब 207 सीआरपीसी इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। और ये क्यों? क्योंकि जब भी एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब एक्यूज्ड को तो डिफेंस करना पड़ेगा, है ना। और ये डिफेंस करने के लिए उनको पता चलना चाहिए पुलिस रिपोर्ट पर क्या लिखा गया है उनके खिलाफ, क्या एफआईआर में लिखा गया है। और ये डिफेंस लेने के लिए ये सारे जो रिपोर्ट्स है उसका कॉपी एक्यूज्ड पार्टी को देना पड़ेगा। मतलब एफआईआर की कॉपी जो सेक्शन 154 में दिया गया है, 161 सीआरपीसी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसका कॉपी, जो रिपोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट है उसका कॉपी एक्यूज्ड पार्टी को देना पड़ेगा।
ताकि एक्यूज्ड अपना डिफेंस पर जा सके। ये एक रूल ऑफ फेयर ट्रायल है। और यहाँ पे आता है 2 और सेक्शन, और वो कौन सा है? वो है सेक्शन 173 सीआरपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये चार्जशीट के बारे में डील करता है। ठीक है, चार्जशीट मतलब पुलिस ऑफिसर जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको ही हम लोग बोलते हैं चार्जशीट। सेक्शन 173 क्लॉज 2 ये चार्जशीट के बारे में डील करता है। ठीक है, बट ये सेक्शन को पढ़ने के लिए यहाँ पर आएगा सेक्शन 173 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 173 सबसेक्शन 5। ये 173 सबसेक्शन 6 डील करता है, सपोज पुलिस ऑफिसर को लगता है दैट ये सारे जो स्टेटमेंट रिपोर्ट में लिखा गया है ये रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक इररेलेवेंट पार्ट है। अगर उसको रिमूव किया जाए, हटाया जाए, तब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को। मतलब कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होगा अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन को हटाया जाए पुलिस रिपोर्ट से। तो पुलिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया है दैट पुलिस ऑफिसर वो पार्ट को रिमूव कर सकता है। ठीक है, और ये करना पड़ेगा विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है ना। और अभी सेक्शन 173 क्लॉज 5 ये क्या डील करता है? ये बताता है जो रेलिवेंट पोर्शन है, मतलब जो पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए, वो पोर्शन का जो एक्सट्रैक्ट है, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट मतलब जो निचोड़ है, उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा इसके बारे में। और अभी सेक्शन 238 के बाद डायरेक्टली चला आएगा सेक्शन 239। और ये क्या डील करता है? ये डील करता है दैट जो सारे पुलिस रिपोर्ट फाइल हुआ है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैजिस्ट्रेट के पास फाइल हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट ये जो केस है इसका कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है, एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तब सेक्शन 239 फील्ड में आएगा। ओके, और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको पढ़ा जाएगा सेक्शन 326 के साथ। 326 डील करता है, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन। देखिए, जजेस का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो जब सपोज मैं एक मैजिस्ट्रेट हूँ, मेरे कोर्ट पर एक केस चल रहा था। ठीक है, और मैं जब उस केस का सुनवाई कर रही थी तब मेरा जो सारा ऑब्जर्वेशंस था मैं नोट डाउन करी। ठीक है, नोट डाउन करके एक डिस्चार्ज ऑर्डर पास की। ठीक है, बट अभी तक वो केस खत्म नहीं हुआ है। डिस्चार्ज मतलब केस खत्म नहीं होता है। अभी उस केस का जब मैं सुनवाई कर रही थी तब सपोज मैं रीजन ऑर्डर दे करके उनको मैं डिस्चार्ज कर दी, और यहाँ पे मैं डिस्चार्ज बोली। ठीक है, एक्विटल नहीं बोली। डिस्चार्ज और एक्विटल इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब मैं उस एक्यूज्ड को वापस से खींच सकता हूँ अगर कोई नया एविडेंस आता है तो, बट एक्विटल मतलब बेकसूर खलास, तब मतलब अपील वगैरह यहाँ पे जाना पड़ता है हायर स्टेज में, वो एक अलग चीज है। बट अभी सपोज जब मैं उस केस का सुनवाई कर रही थी, मैं जो ऑर्डर दे करके उनको डिस्चार्ज कर दी, मेरे जाने के बाद मतलब मेरा ट्रांसफर हो जाने के बाद जो एक नया मैजिस्ट्रेट साहब आए वो केस को सुनना चालू करे, तब उनको लग रहा था कि ये डिस्चार्ज करना सही नहीं था। उनको लगता है दैट ये डिस्चार्ज जो उन्होंने किए है ये गलत है। और ये जो सिचुएशन मैं आपको बताई ना, दैट मैं डिस्चार्ज कर दी, बट जो मैजिस्ट्रेट मेरे जगह में आए, मेरा ट्रांसफर हो गया और वो आए, उनको ये जो लगता है ये वो नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करे है उसकी जगह में कोई और मैजिस्ट्रेट अगर आएंगे, प्रीवियस मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उनको वो रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, सो प्रीवियस जज जो ऑर्डर पास करे हैं, जो नया जज आए ट्रांसफर हो करके, वो रिव्यू नहीं कर सकते। और ये बताया गया है इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस कृष्ण लाल। ये एक बहुत ही फेमस केस है, ये आपको याद रखना ही रखना है, बिकॉज जुडिशियरी में बहुत सारा टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जा सकता है अगर आप एक जुडिशियरी एस्पिरेंट हो तो। ठीक है, और अभी एक और सिचुएशन देखिए, सपोज जहां पर डिस्चार्ज तो किया गया है बट कोई नया एविडेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई न्यू डेवलपमेंट हुआ जहां पर ऐसा लग रहा है मैजिस्ट्रेट को दैट जिनको डिस्चार्ज किया गया था वही एक्यूज्ड है, वही मतलब मेन कल्प्रिट है, मतलब उनके खिलाफ कोई एविडेंस आ रहा है, नया फ्रेश अराइवल है। ठीक है, तब जिनको डिस्चार्ज किया गया उनको वापस से कोर्ट में बुला करके ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब एक कंडीशन में ये हो सकता है जहां पर फ्रेश एविडेंसेस आ रहा है कोर्ट के पास। ठीक है, और तब इसको रिव्यू नहीं माना जाएगा प्रीवियस जज के ऑर्डर को। ठीक है, तो इसीलिए ये सेक्शन को सेक्शन 326 के साथ पढ़ा जाता है और ये डील करता है एविडेंसेस
पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अदर, मतलब एक पार्ट मैं रिकॉर्ड की और जो ट्रांसफर होके आए दूसरा पार्ट उन्होंने रिकॉर्ड किया। सो पार्टली बाय वन एंड पार्टली बाय अनदर मैजिस्ट्रेट। सो इसीलिए सेक्शन 326। आई होप आपको समझ में आ गया है। और अभी फील्ड में आएगा सेक्शन 240। सेक्शन 240 डील करता है फ्रेमिंग ऑफ चर्च के बारे में। सो वारेन केस ट्रायल में चर्च फ्रेम किया जाता है सेक्शन 240 में। और इस स्टेज में वही जो सेशंस ट्रायल में हुआ था, दैट ये स्टेज में मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को पूछेंगे दैट डू यू प्लीड गिल्टी, आप गिल्टी मानते हो। अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड कर देता है तब उनको कन्विक्शन दिया जाएगा। और ये जो कन्विक्शन है ये डिस्क्रिशनरी ऑन नेचर, मतलब मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उनको डायरेक्टली कन्विक्शन दे सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो उनको ट्रायल फेस करवा करके कन्विक्शन देंगे, ठीक है। और अगर सपोज ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पर अक्यूज्ड गिल्टी मान लेता है, ठीक है, मतलब वही बोलता है दैट यस आई हैव डन दिस, आई हैव कमिटेड द क्राइम, वहां पर डायरेक्टली सेक्शन 241 के तहत उनको कन्विक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और ये कन्विक्शन डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। और अभी अनदर सिचुएशन, सपोज जहां पे वो गिल्टी प्लीड नहीं कर रहे, ठीक है, वहां पर मतलब ट्रायल किया जाएगा। और ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए पिक्चर में आएगा सेक्शन 242। 242 डील करता है प्रोसिक्यूशन पार्टी जो है, मतलब विक्टिम साइड, सरकारी वकील, ये लोग अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए एक डेट दिया जाएगा उनके एविडेंसेस के लिए। और प्रोसिक्यूशन पार्टी के एविडेंसेस के बाद आएगा सेक्शन 243। सेक्शन 243 डील करता है डिफेंस पार्टी जो है वो लोग एविडेंसेस देंगे। और अभी डिफेंस पार्टी के एविडेंसेस के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, वारेंट केसेस में डायरेक्टली सेक्शन 248 में चला जाता है केस, ठीक है। और डायरेक्टली सेक्शन 248 क्यों? क्योंकि ये डील करता है आइदर कन्विक्शन और एक्विटल, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गई, दैट जब प्रोसिक्यूशन पार्टी एविडेंस दे रहे थे अंडर सेक्शन 242, वहां पर कोर्ट को पूरा पावर दिया गया है अपना शो मोटो पावर एक्सटेंड करके कोई विटनेस को कोई थिंग्स या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करने की। शो मोटो का हिंदी आप यहाँ पर देख सकते हो और बंगाली में इसको बोला जाता है शतो प्रणोदित मामला, ठीक है। और शतो प्रणोदित माने, अरे बांग्ला बोलছি, शतो प्रणोदित मतलब शो मोटो मतलब अपना जो पावर है इसको एक्सटेंड करके जो सारे विटनेसेस है उनको कोई थिंग्स डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। डिफेंस पार्टी के एविडेंसेस हो जाने के बाद डायरेक्टली चला जाएगा 248 में। 248 में आइदर कन्विक्शन और एक्विटल हो सकता है, मतलब बेकसूर खलास या फिर जेल, इन दोनों में से एक चीज हो सकता है। और 248 सीआरपीसी को पढ़ना पड़ेगा 325 एंड 360 सीआरपीसी। 325 क्यों? सपोज ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है दैट जो मैजिस्ट्रेट वो केस ट्रायल कर रहे हैं उनका पावर नहीं है जितना अमाउंट ऑफ पनिशमेंट निकल करके आ रहा है। कहने का मतलब ये है दैट सेक्शन 29 जब आप ओपन करोगे सीआरपीसी का, तब वहां पर आप देख पाओगे दैट हर एक मैजिस्ट्रेट का एक पावर दिया गया है, किसी को 3 इयर्स, किसी को 7 ईयर, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा करके मतलब पावर दिया गया है। और अभी सपोज जो मैजिस्ट्रेट ये पूरा का पूरा ट्रायल कंडक्ट करवाए ना, उनको बाद में पता चल रहा है जो पनिशमेंट हो रहा है वो मैं नहीं दे सकती, ठीक है। सपोज मेरा पावर है 3 इयर्स और मैं ये पनिशमेंट नहीं दे सकती क्योंकि वो हो गया है 7 साल। 7 साल का तो पावर मेरे को नहीं दिया गया है। तब वो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो ये पूरा का पूरा जो केस है इसको उनका जो सुपीरियर है, मतलब जो उनका बॉस है, ठीक है, उनके पास भेज देंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा भेजने का जो प्रोसीजर है ये होता है अंडर सेक्शन 325 सीआरपीसी 325 में, ठीक है। और अभी सेक्शन 360 क्यों? 360 वही एडमोनिशन, डांट लगाने वाला कुछ है। सपोज एक्यूज्ड का उम्र बहुत कम है, इनको डांट लगा करके या फिर एक वार्निंग दे करके छोड़ा जा सकता है। कोई मारपीट का केस है, उम्र बहुत कम है हर एक लोगों का, ठीक है, वहां पर सेक्शन 360 अप्लाई होता है। 360 का जो मतलब पैरामीटर्स है वो देख लेने के बाद वो अप्लाई करके उनको मतलब जो डिसीजन सही लगेंगे वो करेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, और वो क्या है? वो है सेंटेंस हियरिंग। सेंटेंस हियरिंग किसको कहा जाता है? जहां पर सेक्शन 325 एंड 360 में मैजिस्ट्रेट प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ पैरामीटर्स एकदम करेक्ट है,
जो मैजिस्ट्रेट के पास वो केस आया था वही पनिशमेंट वगैरह दे सकते हैं, उनका पावर है, सब कुछ एकदम सही से जा रहा है। वहां पर मैजिस्ट्रेट करेंगे सेंटेंस हियरिंग, मतलब जो पनिशमेंट उनको दिया जाएगा तब इसका तो एक हियरिंग होना चाहिए, उसको ही कहा जाता है सेंटेंस हियरिंग, ठीक है। और अभी इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट स्टेज और वो है 248 क्लॉज 3। ये डील करता है प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस के बारे में, मतलब पहले भी उनका कोई कन्विक्शन हुआ था या नहीं, इसके बारे में एविडेंसेस लेंगे मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये गया पूरा वारेन केस ट्रायल में केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसका जो प्रोसीजर है ये, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब जब कोई केस पुलिस रिपोर्ट से नहीं आ रहा है तब मैजिस्ट्रेट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके केस के साथ प्रोसीड करेंगे, मतलब केस को आगे लेके चलेंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।